Hello dear students, welcome again to my channel. We are doing chapter 5 continuity and differentiability और 5.3 एक्सरसाइज तक हमारा सारा सिलेबस अपना कवर हो चुका है। आज हम एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करेंगे जिसकी मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, एग्जांपल्स कराऊंगी। देखो डिफ्रेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो 5.4 हमारी बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल से उसके फॉर्मूले हैं और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। लेकिन जो टॉपिक इसमें कवर हो रहा है वो है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस और इनकी हम सीखेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि क्लास 11 तक हमने एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। तो थोड़ी सी हम एक इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे कि भाई ये फंक्शन होते क्या हैं, इनका डोमेन, इनकी रेंज, इनका नेचर क्या है। उसके बाद हम इनकी डिफ्रेंशिएशन को डिस्कस करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक पॉलिनोमियल फंक्शन का एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। पॉलिनोमियल फंक्शन तो हम वैसे अपना कर चुके हैं कि भाई ए नॉट और a1x प्लस a2x स्क्वेयर और भाई an(x) इज टू पावर n, इस तरह करके ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है। हम एक सिंपल सा पॉलिनोमियल फंक्शन ले रहे हैं y इज इक्वल टू x रेज टू पावर n। ठीक है, y मैंने ले लिया x रेज टू पावर n। अब आप देखो कि मैं n को चेंज करती जाती हूँ। मैंने n को 1 लिया तो x हो जाएगा, मैंने n को 2 लिया तो ये x स्क्वेयर हो जाएगा, मैंने n को 3 लिया तो ये x क्यूब हो जाएगा। और हम डिस्कस करते हैं एक बार जल्दी से इनका कर्व। बहुत ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगी, हम बड़ा जल्दी से इनको देखेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हम सबको पता है, x1 y1 x2 y2, यानी ये इसको 45 डिग्री पे बाइसेक्ट करता हुआ चलेगा। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर हम सबको, देखो ये 1 है तो ये भी 1 है, और ये 2 है तो ये भी हमारा 2 है, ये 3 है तो ये भी हमारा 3 है, ये हम सबको पता है। एक्स स्क्वेयर पैराबोला है, ठीक है, 1 पे वैल्यू 1 आएगी, लेकिन 2 पे वैल्यू सीधी कहाँ पहुँच जाएगी, 4 पे। तो इधर की ब्रांच को अगर मैं हल्का सा ला के और यहाँ से जब मैं लेती हूँ तो ये पैराबोला मेरा ऐसे चला जाएगा। ठीक है, जब मैं एक्स क्यूब पे जाऊँगी, आप वैल्यू ले लेना, 1 पे वैल्यू 1 आएगी, 2 पे वैल्यू सीधा 8 पे जाएगी, तो यहाँ से ये ग्राफ सीधा ऐसे चला जाएगा और खड़ा होता चला जा रहा है, स्टीपर होता चला जा रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे y की तरफ झुकता चला जा रहा है। सुन लो मेरी बात ध्यान से, जब x की पावर 1 थी तो कर्व y से काफ़ी दूर था, 45 डिग्री के एंगल पर है, ये पूरा एंगल 45 डिग्री है। जब x की पावर 2 थी तो कर्व y की तरफ झुका, थोड़ा ज़्यादा झुक गया, और जब x क्यूब लिया तो और भी ज़्यादा झुकता चला गया। समझ रहे मेरी बात को, जितनी ज़्यादा हम यहाँ इसकी पावर बढ़ाते जा रहे हैं कर्व उतना तेज़ी से ग्रो हो रहा है। ये है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ऐसा कोई और फंक्शन है जो पॉलिनोमियल से भी ज़्यादा स्पीड से ग्रो करता है? यस, तो वो है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो उसको अब हम इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के लिए मैंने आपको ये बताया है। इससे भी ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा स्पीड से जो ग्रो होता है फंक्शन, वो है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल शब्द कहाँ से आता है? एक्सपोनेंट से आता है। एक्सपोनेंट याद करें, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स घात और घातांक, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्लास 8th में आ जाता है पावर एंड एक्सपोनेंट। इट मीन्स ये एक्सपोनेंट से, पावर से रिलेटेड है, इसलिए इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। तो मान लीजिए कि a कोई नंबर है, रियल नंबर 1 से ग्रेटर, और y इज इक्वल टू a की पावर x करके अगर हमारा कोई फंक्शन बन रहा है तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। a को 1 से ग्रेटर क्यों लिया हमने? अगर मैं a को 0 लेती हूँ, सुन लो मेरी बात, तो y हो जाएगा 0 की पावर x, जो कि ऑलवेज 0 रहेगा, तो हमें कोई खास रिजल्ट मिलना नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। वो y0 कहाँ रहता है? x एक्सिस पर।
और अगर ए को मैंने 0 से लेस ले लिया, सुन लो मेरी बात, नेगेटिव ले लिया, मान लो -1 ले लिया, तो नेगेटिव नंबर की जो पावर है वो हमें किस तरफ ले जाती है? आयोटा की तरफ ले जाती है, इमेजनरी की तरफ ले जाती है। तो अभी हम रियल वैल्यूड फंक्शंस यहाँ पर देख रहे हैं, इसलिए ये 0 नहीं होगा, 0 से छोटा नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ आपको 0 से 1 के बीच का केस भी डिस्कस करके दिखाऊंगी। अब सुन लो मेरी बात, किसी भी कांस्टेंट की पावर को x कर दें तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं a की जगह 3 ले लूँ, a 1 से बड़ा है तो y मेरा हो गया 3 की पावर x। मैंने आपको बोला मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, तो जल्दी से यहाँ पर हम 2-3 वैल्यू लेकर ग्राफ डिस्कस करते हैं। x 0 है तो y 1 है, x 1 है तो 3 की पावर 1 3, x 2 है तो 9 है, x 3 है तो ये 27 है, और x 4 है तो ये 81 है। अगर मैं इसका ग्राफ आपको दिखलाऊँ, अगर मैं आपको इसका ग्राफ लगभग दिखलाऊंगी, ज़्यादा एग्जैक्ट हम नहीं लेंगे। x 0, सुन लो मेरी बात ध्यान से, x 0 है तो y 1 है, ये 1 है भाई, x 0 है तो y 1 है, x 1 है तो y 3 है, 3 कहाँ जा रहा है? सीधा यहाँ जा रहा है। x 2 है तो y की वैल्यू 9 है, इधर जा रहा है, और x 3 है तो y की वैल्यू और भी ऊपर जा रही है। ये हमारा ग्राफ यहाँ पर जा रहा है। थोड़ा सा लेफ्ट में सरकते हैं, थोड़ा सा लेफ्ट में हम सरकते हैं कि अगर x की वैल्यू इधर है, अगर x की वैल्यू 0 और इधर -1 के बीच में है। लेफ्ट में आने का मतलब है कि x की कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ और लेके देख लेते हैं हम। मान लीजिए मैं x को ले लूँ -1, हाँ, तो ये हो जाएगा 3 की पावर -1 यानी 1/3 यानी कि 0.3। सुन लो मेरी बात ध्यान से, तो 0.3 तो लगभग यहाँ आ जाएगा। मैं 2 लेती हूँ तो 1/9 आ जाएगा, 1/9 0.01 कुछ आएगा, तो ये और भी स्मॉल, यानी कि ये जो कर्व है ये लगभग ऐसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता चला जाएगा। बट एक बात का आपने ध्यान रखना है कि ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी किसी भी हालत में, चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो जाए, ये पूरी वैल्यू कभी भी आपकी 0 नहीं आएगी। तो हमने यहाँ क्या देखा कि जैसे मेरा x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, देख लो ध्यान से, जैसे x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो y की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। कहाँ जा रही है? इन्फिनिटी पर। देख लो, जा रही है ना, 2 पे कितनी आ रही थी? 9 आ रही थी, 3 पे 27 आ रही थी, इसी तरीके से। और जैसे ही x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो y इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, नॉट एग्जैक्ट 0, बात को समझ लेना, y इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बिहेवियर है और ये बहुत तेजी से, पॉलिनोमियल से भी ज़्यादा तेजी से ये ग्रो करता है। अब एक बात यहाँ पर मैंने आपको कही कि मैं 0 से 1 के बीच की वैल्यू a के लिए लेकर और आपको बताऊंगी, तो जल्दी से वो ग्राफ और देखते हैं जो इसका बिल्कुल ना मतलब उल्टा हो जाएगा, उधर वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, इधर वाला उधर चला जाएगा। अगर मैंने a को ले लेना है 1/2, सपोज कर लीजिए कि a को मैंने ले लिया 1/2, तो y हो गया 1/2 की पावर x। सुन लो ध्यान से, तो ये x और ये y, x को 0 लोगे तो y 1 आएगा, x को 1 लोगे तो 1/2 यानी 0.5 आएगा, x को 2 लोगे तो 1/4 यानी 0.25 आएगा। लेकिन नेगेटिव में जाओ, सुन लो, x को -1 रखो, -1 रखोगे तो 1/2 की पावर -1 जो कि 2 की पावर 1 हो जाएगी, तो 2 बन जाएगा। यहाँ -2 रखोगे, पावर ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, 4 हो जाएगा। यहाँ 3 रखोगे, पावर ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी, 8 हो जाएगा। इसी पर मैं ये ग्राफ आपको दिखाती हूँ ब्लू कलर से। -1 पे वैल्यू 2 आ रही है भैया, हाँ, 3 पे इस पर -2 पर हमारी वैल्यू लगभग 4 आ रही है, और 0 पर नहीं निकाली मैंने, 0 पर जो वैल्यू है वो 1 आ रही है। सुन लो ध्यान से, यहाँ 0 नहीं, हाँ ये लिखा, 0 पे वैल्यू 1 आ रही है, और 1 पे 0.5 आ रही है लगभग यहाँ, और 2 पे 0.25 आ रही है। x 2 है तो y 0.25 है, यानी कि ये ग्राफ अब आपका इस तरीके से जा रहा है जब a की वैल्यू मैं 1 से लेस ले रही हूँ। समझ में आ गई बात? ठीक है भाई, इसमें क्या होता जा रहा है कि जैसे जैसे x इन्फिनिटी पे जा रहा है
तो y की वैल्यू 0 पे जा रही है। जैसे जैसे x माइनस इन्फिनिटी पे जाता जा रहा है y की वैल्यू इन्फिनिटी पे। एक कॉमन बात क्या है कि ये जो पॉइंट है ये दोनों में कॉमन है, x0 और y1। भाई बहुत सिंपल सी बात है, छोटी क्लास से करते आ रहे हैं। y क्या है, a की पावर x। जैसे ही आप x को 0 वैल्यू असाइन करोगे तो y ने क्या बन जाना है, a की पावर 0, और किसी भी रियल नंबर की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। तो 0,1 इसके अंदर जरूर आएगा। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसी को थोड़ा सा और वास्ट करते हैं जिसमें हमारा कॉमन और नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है। और वहाँ बढ़ने से पहले एक बात और यहाँ क्लियर कर दूँ कि डोमेन और रेंज मैंने आपको नहीं बताया। तो जो इसका डोमेन है यानी x की वैल्यू, देखो x क्या है, x को वैल्यू दोगे तभी तो y की वैल्यू आएगी ना। मशीन में x डालोगे तो y बाहर निकल के आएगा, तो x को जो वैल्यू दोगे वो डोमेन होगा। तो इसका जो डोमेन है, x की जगह तुम क्या रख रहे हो, देख लो, x की जगह मैं पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ रख रही हूँ, तो सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं। और रेंज का मतलब y की वैल्यू कहीं भी तुम्हें नेगेटिव दिख रही हो तो बता दो, ना ही कभी 0 होगी। तो यानी कि जो y की वैल्यू है वो सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स आ जाएंगे। तो इसका जो डोमेन है वो सारे रियल नंबर्स हैं। देख लो, ये देख लो, पूरी x लाइन आप डोमेन में ले रहे हो और y वाली लाइन पूरी की पूरी पॉजिटिव। नीचे तो आ ही नहीं रहा ना ग्राफ नीचे तो आ ही नहीं रहा, तो पूरे का पूरा ग्राफ x के ऊपर रह रहा है। x के ऊपर रह रहा है तो 0 से बड़ी वैल्यूज है, तो पॉजिटिव रियल नंबर्स हमारी रेंज हो जाएगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। तो जैसा भी मैंने आपको बताया कि भाई ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारा, लेकिन 2 तरह के मैंने आपको बताए हैं। तो 2 पर्टिकुलर केस अब हम यहाँ लेकर चलेंगे। ये तो हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, किसी भी कांस्टेंट की, वो कांस्टेंट क्या है, 1 से ग्रेटर है। ठीक है, हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो 1 से ग्रेटर के लिए डिस्कस करेंगे कि पावर में x है, तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। लेकिन ये 2 मेन तरह के हैं अपने। अगर a की वैल्यू 10 रख दें हम, 10 बेस पे, सुन लो मेरी बात ध्यान से, तो y हो जाएगा 10 रेज टू पावर x, जिसे हम कहेंगे कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन 2 के स्पेशल नाम है। और अगर इस a की जगह मैं e लगा दूं, अब ये e फॉर एलिफेंट नहीं है, ये e एक आयलर्स नंबर है हमारा, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। e की जो वैल्यू हमारी होती है वो होती है 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल एंड सोन। e की पावर x करोगे तो 1 + x/1 x/2 x/3 एंड सोन, ये हमारा आ जाता है। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू 2.718 समथिंग आती है। तो अगर हम कहीं a की प्लेस पर e लगा दें, सुन लो ध्यान से, और इस e की पावर को x लेते हैं, तो ये भी हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही कहलाता है, लेकिन इसको बोला जाता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये होता है बेटा नेचुरल। 2 चीज़ें बस आपने याद रखनी है। अभी मान लो पिछला कुछ आपको समझ ना भी आया हो कुछ बच्चों को, तो आप इतना करेंगे कि किसी भी कांस्टेंट की पावर में x आ रहा है, उसके एक्सपोनेंशियल में वेरिएबल आ रहा है, और जो वो बेस है वो हमारा 1 से ग्रेटर है, तो वो हमारा एक्सपोनेंशियल, सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा, जिसका डोमेन में सारे रियल नंबर है, रेंज में पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। अगर वो बेस 10 बन जाता है तो कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। वो बेस e बन जाता है तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। e आपने ध्यान रखना है कि 2 और 3 के बीच में आने वाला एक नंबर है, जो इस कैलकुलेशन से, इस इनफाइनाइट सीरीज के सम से हम कैलकुलेट करते हैं, जिसकी वैल्यू लगभग 2.718 होती है। क्लियर है? अभी ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अभी मैं आपको इसकी डिफरेंशिएशन बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अब हम देखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन, जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स है। ठीक है, चलें आगे। अभी मैंने आपको बताया कि y = a⁻x और a > 1 है। ये जो >1 वाली कंडीशन है ना, अब ये लॉगरिथमिक फंक्शन में हमें ज़्यादा इसका थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो इसका जो इनवर्स फंक्शन है वो लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉगरिथम पर जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी
देखो मान लो हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर्स हैं, मैंने लिख दिया 2⁵5 इज इक्वल टू 32। तो लॉगरिथम क्या कहता है, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या कहता है कि 32 की लॉग वैल्यू, सुन लो मेरी बात ध्यान से, 32 की जो लॉग वैल्यू है वो कितनी आएगी, 5 आएगी विद बेस 2। बहुत सिंपल सी बात है कि 2 की पावर 5 32 है, तो 32 की जो लॉग वैल्यू है वो 5 आएगी अगर बेस 2 है। इसको हम एक अलग एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं ले रही हूँ 2 की पावर 6, 64 लिख सकती हूँ, इसी 64 को 4 क्यूब भी लिख सकती हूँ, गलत तो नहीं कर रही मैं, इसी 64 को मैं 8 स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट बेस, डिफरेंट डिफरेंट पावर, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि 64 का लॉगरिथम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा अगर मैं बेस 2 लेती हूँ। लॉगरिथम अपने आप में पूरा एक चैप्टर है, पूरा एक टॉपिक है, बहुत टाइम इसको लग सकता है, तो हम इसकी केवल मेन बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने इसकी डिफ्रेंशिएशन सीखनी है। 64 का जो लॉगरिथम है वो 3 होगा अगर बेस 4 है, बेस चेंज होते लॉगरिथम की वैल्यू चेंज हो रही है। 64 का लॉगरिथम 2 होगा अगर बेस 8 है। अब इनको देख के अगर आपको यहाँ कुछ समझ आ रहा हो, ध्यान से देखना, a की पावर x y के इक्वल है, तो जो y का लॉगरिथम होगा वो x होगा विद बेस a, लॉग ऑफ y। लेकिन अब यहाँ चक्कर क्या है कि अभी तक आप लोग क्या पढ़ते आ रहे हो, हम जनरली डोमेन में x को देखते हैं और हम जनरली को डोमेन में y को देखते हैं, ठीक है। तो ये मैं यहाँ अगर इसको उल्टा ले लूँ, मेरी बात को समझना, y का लॉगरिथम a बेस पर कितना होगा x, लेकिन ये अब x इज इक्वल टू ये आ गया ना, तो ये डोमेन हो गया, यहाँ पर तो वैल्यू डालोगे ये रिजल्ट आएगा, ये मशीन हो गई ना, इस मशीन में वैल्यू डालोगे तो ये आंसर आएगा। तो इसकी बजाय अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ऊपर वाले को भूल जाते हैं और मैं ले लेती हूँ कि a की पावर y अगर x है और a 1 से ग्रेटर है, तो बहुत ध्यान से देखना, लॉगरिथम ऑफ x कितना हो जाएगा, y हो जाएगा विद बेस a। डोमेन को मैंने x ही रखा है और रेंज को मैंने क्या ले लिया है, y ही ले लिया है। अब यहाँ फिर वही बात आ जाती है कि अगर मैं a को 0 लेती हूँ तो 0 की पावर समथिंग 0, तो ये नंबर भी 0 बन जाएगा, कुछ करने के लिए रह नहीं जाएगा। अगर a को मैं नेगेटिव लेती हूँ तो नेगेटिव की पावर हमें कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाएगी, तो उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। समझ में आ गई बात। और 1 भी डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि 1 की पावर y करोगे तो वो भी ऑलवेज आपको 1 ही देने वाला है। और 0 और 1 के बीच की वैल्यू भी हम नहीं डिस्कस करेंगे, हम केवल ग्रेटर देन 1 वाली वैल्यू यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इसका तुम्हें ये ध्यान देना है कि इसका डोमेन क्या है। उल्टा हो जाएगा। इन्वर्स फंक्शन में क्या होता है, अगर f एक फंक्शन है x से y पर, तो जो f का इन्वर्स है वो फंक्शन हो जाता है y से x पर। जो उसका को डोमेन है वो उसका डोमेन बन जाता है, जो डोमेन है वो को डोमेन बन जाता है। सेकंड चैप्टर हम आराम से अपना कर चुके हैं। तो इसका जो डोमेन हमने देखा था वो डोमेन वो सारे का सारा रियल नंबर था, और जो मेरी रेंज आ रही थी वो सारी की सारी पॉजिटिव रियल्स आ रही थी। तो अब यहाँ उल्टा हो जाएगा, जो डोमेन है वो पॉजिटिव रियल्स हो जाएंगे, यानी यहाँ पर आप केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यू ही रखोगे। सुन लो ध्यान से। और जो इसका आंसर आएगा वो सारे के सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, यानी कि f हमारा r प्लस से, वो r से r प्लस पे फंक्शन था, ये r प्लस से r पे हमारा फंक्शन जाएगा। अगर हम इसको x रख देते हैं तो हमारा जो ये y की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, लॉगरिथम ऑफ x विद बेस a। ये हमारा लॉगरिथम फंक्शन आएगा। लेकिन ये भी नेचुरल लॉगरिथम और कॉमन लॉगरिथम दो तरह का होगा। अगर हम 10 बेस पर करते हैं,
देखो 10 बेस पे बताऊँ तो 10 का स्क्वायर जैसे 100 है तो लॉगरिथम ऑफ 100 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा अगर बेस 10 है। तो 10 बेस पर जब भी कोई लॉगरिथम निकालोगे तो वो आपका कॉमन लॉगरिथम आ जाएगा। और ई बेस पर सुन लो मेरी बात ध्यान से कि भैया e की पावर y x के बराबर है, e की पावर y x के बराबर है तो x का लॉगरिथम e बेस पर y बन रहा है तो ये मेरा नेचुरल लॉगरिथम कहलाएगा। और जब भी आपकी बुक में कोई भी बेस नहीं दे रखा है तो वहाँ पर हम ई बेस को साथ अंडरस्टूड है कि मान के चलेंगे कि ये ई बेस पर हमारा काम कर रहा है, नेचुरल लॉगरिथम हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक जो भी मैंने आपको बताया उसकी क्विक समरी यहाँ लिख देते हैं। यही मेन बात है जो आपने अपना थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r प्लस सच दैट y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x जहाँ a 1 से ग्रेटर है। क्लियर है? अगर इस मतलब किसी भी कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ जाए तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट आ गया तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा। सिंपल सी बात है। तो अगर यहाँ पर कांस्टेंट 10 ले लें तो ये कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। इस कांस्टेंट को e यूज करते हैं तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। e मैंने बता दिया आयलर नंबर है जो 2 और 3 के बीच 2.718 समथिंग होता है। ये एक्सपोनेंशियल है, ये कॉमन है, ये नेचुरल है, ये सारे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर? इसका रिवर्स इनवर्स फंक्शन, रिवर्स भी क्यों कहूँगी मैं, इनवर्स फंक्शन हम ले लेते हैं। अगर a की पावर y x है और a एक नंबर है जो 1 से ग्रेटर है तो r प्लस से r तक हमारा कोई फंक्शन कि लॉग y इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ x है विद बेस a। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। 2 की पावर 3 को 8 लोगे, 2 बार बार बता रही हूँ, 2 की पावर 3 को 8 ले लोगे तो लॉगरिथम ऑफ 8 3 होगा, 3 होगा विद बेस 2। तो ये चीज़ आपने थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब यहाँ देखो अगर ये बेस 10 यूज करते हैं तो ये कॉमन लॉगरिथम फंक्शन कहलाएगा। ये बेस अगर मैं e यूज करती हूँ वही आयलर नंबर तो ये हमारा नेचुरल लॉग कहलाएगा। अब यहाँ लॉगरिथम से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं, 3-4 रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे क्योंकि वो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो पहले अब उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब प्रॉपर्टीज हैं लॉग फंक्शन की, उनको देखते हैं जल्दी से। देखिए बेस कुछ भी हो, मान लीजिए 2 नंबर्स हैं log m n, 2 नंबर्स की प्रोडक्ट का लॉगरिथम ले रहे हैं। बेस कुछ भी हो सकता है, e हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है। मान लो a बेस है, ये m n पास ही ले लो, कहीं आपको लगे कि दूर है। 2 नंबर्स की प्रोडक्ट का लॉगरिथम ले रहे हैं तो हम इसको एडिशन में बदल सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज आपने यूज जरूर की होंगी, log m विद बेस a प्लस log n विद बेस a। जनरली हम इन बेस को लगाते भी नहीं हैं क्योंकि हमें पता होता है कि सेम बेस पर ये काम चल रहा है। log ऑफ mn, 2 नंबर्स की प्रोडक्ट का लॉग ले रहे हैं तो वो log ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस लॉगरिथम ऑफ सेकंड नंबर हो जाता है विद द सेम बेस। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी में आ जाता है कि लॉगरिथम ऑफ m बाय n विद द सेम बेस, तो ये डिफरेंस में बदल जाता है। ये हो जाता है लॉगरिथम ऑफ m विद बेस a माइनस लॉगरिथम ऑफ n विद बेस a। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी पावर की हो जाती है, m की पावर n है विद बेस a तो पावर आगे आ जाती है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं कोशिश कर रही हूँ आपको बताऊँ, log m विद बेस, मतलब बेस चेंज नहीं हो रहा है तभी ये प्रॉपर्टीज हमारी यहाँ पर लग रही हैं। और चौथी जो प्रॉपर्टी है वो बेस चेंज प्रॉपर्टी है कि log ऑफ m का बेस a है और मुझे इसे b बेस पे ले जाना है। जैसे मैंने 64 को आपको 3 बेस पे बताया था, मैंने इसको 2 बेस पे भी बताया था, मैंने इसको 4 बेस पे भी बताया था और मैंने 8 बेस पे भी आपको बताया था। अभी इतना टाइम नहीं, मैं इसको एक्सप्लेन करने लगी तो डिफ्रेंशिएशन रह जाएगी। तो आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसका बेस मुझे a से बदल कर b करना है। सुन लो ध्यान से, तो log m बेस b बन जाएगा, लेकिन नीचे भी जो पुराना बेस था a वो भी b बेस पर ही हमारा आ जाएगा।
ध्यान रखना इस बात को। भाई log m है, बेस a चल रहा है, मुझे एक m का बेस चेंज करके b बनाना है, तो m का बेस चेंज होके b आ जाएगा, लेकिन जो पुराना बेस था उसका भी बेस फिर क्या बन जाएगा, b बन जाएगा। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है जब आप न्यूमेरिकल्स अपने डिफरेंशिएशन वगैरह सॉल्व करोगे। और 2 रिजल्ट्स और आ जाते हैं, जिनमें से एक तो एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने अभी आएगा भी। log ऑफ e ऑलवेज 1 होता है, ये अभी जो मैं लिख रही हूँ ये एज एन एग्जाम्पल भी है आपकी में, कि e की पावर में log x है तो e और log मिलकर 1 हो जाते हैं, ये रिजल्ट डायरेक्ट x के इक्वल आ जाता है। 1 का लॉगरिथम ऑलवेज 0 होता है, बेस चाहे कुछ भी हो। क्यों भाई, a की पावर 0, बहुत सिंपल सी बात है ना, a की पावर 0 हमेशा 1 होता है, तो 1 का लॉगरिथम 0 होगा, बेस चाहे कुछ भी हो। क्लियर है? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब मैं आपको पहले तो ये वाला एग्जाम्पल बताती हूँ, फिर हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल मुझे इंपॉर्टेंट ये लगता नहीं है भी नहीं, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। बट ये सिर्फ इतना पूछ रहा है कि इज इट ट्रू दैट x इज इक्वल टू e पावर log x। अच्छा, यहाँ एक रिजल्ट याद रखना, मैं आपको बता चुकी हूँ कि log ऑफ e क्या होता है, हमारा 1 आ जाता है। log ऑफ क्यों आ जाता है, अभी मैंने आपको ये बताया कि जो बेस है वो यहाँ नहीं दे रखा, तो e बेस है। अब देखो भाई, e की पावर 1 क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। तो जो डेफिनेशन कहती है log की, लॉगरिथम ऑफ e, इधर ध्यान दे लो, लॉगरिथम ऑफ e पावर हो जाएगी 1 बेस e। तो यही चीज़ तो यहाँ पर हमारी चल रही है, ये बेस मैंने यहाँ e लिखा नहीं, तो log e तो 1 हो गया। ठीक है, अब ध्यान दो, ये कहता है कि e की पावर log x क्या हमेशा x के इक्वल होगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। तो एक सिंपल सी बात समझो कि जो log फंक्शन है उसका जो डोमेन है वो पॉजिटिव रियल है, तो यहाँ पर जो log फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, तो ये जो x है ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये log में हम यहाँ कोई इनपुट दे सकेंगे ना, तभी तो मैं यहाँ कोई वैल्यू डाल सकूंगी। तो ये बात आप लिखोगे, बिकॉज डोमेन ऑफ log x इज पॉजिटिव रियल नंबर, तो x मेरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। तो दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, यानी कि x की जगह अगर मैं कोई नॉन नेगेटिव, सुन लो मेरी बात ध्यान से, अगर मैं x को लेस देन इक्वल टू 0 वैल्यू पुट करती हूँ तो ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा। क्या रिजल्ट है कि भैया e की पावर में log x आ रहा है, तो मैंने अभी भी बताया था कि e से log खत्म हो जाता है, x ये खत्म कुछ नहीं होता है, हम अपनी लोकल भाषा में कह देते हैं समझने के लिए कि e से log खत्म हो गया और x बच गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये बाकायदा अपने रिजल्ट अब आप यहाँ देख रहे हो कैसे फंक्शन बन रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और ये तभी होल्ड करेगा जब ये पॉजिटिव रियल नंबर होगा, पहली बात। ठीक है, अब मान लिया कि जो ये रिजल्ट है ये x नहीं है, कोई y है, हमने मान लिया कि ये पूरी वैल्यू x के बराबर नहीं है, ये पूरी वैल्यू किसी y के बराबर है। भाई e की पावर log x किसी y के बराबर है और y पॉजिटिव है, और y हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, y हमारा पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर पे मैं log ले सकती हूँ, क्योंकि लॉगरिथम का जो डोमेन है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, तो दोनों तरफ मैं log लगा देती हूँ। log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ e पावर log x। कोई दिक्कत? अभी मैंने एक रिजल्ट आपको बताया है कि log ऑफ m पावर n करो तो पावर आगे आ जाएगी और ये रिजल्ट आ जाएगा। तो e की पावर log x है तो ये पावर आगे आ जाएगी, log x ये पावर आगे आ जाएगी और log e हमारे पास यहाँ रह जाएगा। log e सबसे ऊपर कॉर्नर में देख लो, ये रहा, कितना होता है 1, तो इसकी जगह मैं 1 लगा देती हूँ, तो ये आ गया log x इंटू 1 और ये हो गया log y। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये, अब दो डिफरेंट नंबर्स का लॉगरिथम सेम तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब y और x अलग अलग नहीं है, सेम है, यानी कि इस रिजल्ट को जिसको हम y सपोज कर रहे थे वो y नहीं आ रहा, e पावर log x x ही आ रहा है। लेकिन कब? जब x एक पॉजिटिव
रियल नंबर है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये इतना सारा आपको मैंने इंट्रोडक्शन लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की दी है, उनसे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ है वो बताई हैं। अब बहुत जल्दी से मैं आपको इन दोनों फंक्शंस की डिफ्रेंशिएशन बताती हूँ और एक ही दो एग्जाम्पल्स है हमारे। यस, एक ही एग्जाम्पल है, उसके 4 पार्ट्स हैं, उसको डिस्कस करते हैं। अब हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन और नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन देखेंगे। फॉर्मूला बिल्कुल वर्बल है, लेकिन मैं आपको इसे फर्स्ट प्रिंसिपल से समझाऊंगी। पहले fx e की पावर x और इसकी हमने डिफ्रेंशिएशन निकालनी है। तो अभी मैंने 5.2 जब आपको कराई तो मैंने बता दिया था डिफ्रेंशिएशन कैसे निकलती है। f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच एंड लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो भाई निकाल लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पर पुट कर दो, ये आ गया e की पावर x प्लस एच माइनस e की पावर x डिवाइडेड बाई h। बस ये जो लिमिट आएगी वो हमारी डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ध्यान देना, यहीं पर कर रही हूँ मैं, a की पावर m प्लस n, तो क्या हो जाता है e की पावर x इंटू e की पावर h। e की पावर x इधर भी है, दोनों में से कॉमन लिया तो ये बन गया e पावर h माइनस 1 डिवाइडेड बाय h। अब अगर आपने लिमिट्स पढ़ रखी हैं क्लास 11th में, तो e की पावर x को उठाकर बाहर ले आओ और ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर h माइनस 1 बाई h। और ये पूरी लिमिट हमारी ऑलवेज 1 होती है, तो e की पावर x इंटू 1 यानी e की पावर x ही आ जाएगा। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ e रेज टू पावर x ही रहता है, यानी नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफ्रेंशिएशन में चेंज नहीं होता। अब आ जाएं सेकंड पे, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो f(x) हमारा है भैया log x। ध्यान देना, डायरेक्ट अब मैं बेटा यहीं पर पुट कर रही हूँ, तो f डैश x मेरा बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। देखना ध्यान से, log ऑफ x प्लस h माइनस log ऑफ x डिवाइडेड बाय h हमारा आ जाएगा। अब प्रॉपर्टी लॉगरिथम की लगा दो, log m माइनस log n, log m बाय n। अभी आपको बताई है मैंने प्रॉपर्टी, डिफरेंस है तो डिवीजन में बदल जाएगा, तो log ऑफ x प्लस h बाय x आ जाएगा डिवाइडेड बाय h। कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर्टी समझ आ गई, याद आ गई या नहीं? log m बाय n इज इक्वल टू log m माइनस log n। ठीक है भाई, अलग अलग कर लो। लिमिट h टेंड्स टू 0, log ऑफ x से x कट जाएगा 1 प्लस h बाई x और डिवाइडेड बाय h। अब क्या करो, रिजल्ट है इसको यहाँ पर मैं एक बार इरेज करके लिमिट का ही रिजल्ट अपना क्लास 11th का फिर लिख देती हूँ। ध्यान देंगे ज़रा जल्दी से, लिमिट h टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस h बाई h दिस टेंड्स टू 1। आप इसको डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, विद बेस e हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो अब यहाँ एक बात का ध्यान करो कि यहाँ h है तो यहाँ भी h है और h की लिमिट ही 0 पे जा रही है, लेकिन यहाँ मेरा h बाई x है तो मुझे यहाँ x चाहिए, तो मैं एक x यहाँ लगाती हूँ और एक x यहाँ लगाती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x से x कैंसिल। अब ये जो x है डिनोमिनेटर में, इसको मैं बाहर ले आती हूँ, तो ये जो है मेरा 1 बाई एक्स तो बाहर आ जाएगा और ये अंदर रह जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस h बाई एक्स और नीचे भी मेरा आ रहा है h बाई एक्स और नीचे भी आ रहा है मेरा यहाँ पर h बाई एक्स। तो ये जो पूरी की पूरी लिमिट है ये 1 बन जाएगी और ये हो जाएगा 1 बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 1 आ जाएगा। तो log x विद बेस e है, मैंने बोल दिया था e बेस है तो हम उसको लिखते नहीं हैं बार बार। तो जो यहाँ से एक और रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाता है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x विद बेस e करोगे तो वो कितनी आ जाएगी? 1 बाई एक्स आ जाएगी। तो ये मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको लेके दिखा दिया है, जबकि ये बिल्कुल भी आपके एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाएगा। आपको केवल ये 2 फॉर्मूला याद रखने हैं और अब इन पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल्स जल्दी से देखते हैं।
केवल एक एग्जाम्पल है जिसके 4 पार्ट्स हैं, बहुत सिंपल है। फिर रिपीट कर दूं, डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स ई टू पावर एक्स रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स विद बेस ई 1/x रहेगा। अब एक बात ध्यान कर लीजिएगा, जो मैंने 5.2 में भी बताया था, अगर ई की पावर एफ एक्स आ जाए तो डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, वही अपना चेन रूल लगेगा। ई पावर एफ एक्स एज इट इज रहेगा, लेकिन आप उस फंक्शन को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका रहेगा इसको याद करने का। और log ऑफ एफ एक्स आ जाए तो डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, तो वो हो जाएगा 1/fx और फंक्शन को हम एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ बहुत ही आसान से हमारे 4 पार्ट्स हैं। एग्जाम्पल 26, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये y हो गया e⁻⁻x, हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान देना, तो e की पावर का डेरिवेटिव एज इट इज रह जाता है, अनअल्टर्ड अनचेंज्ड रह जाता है, तो ये तो यही आ जाएगा। लेकिन अभी मैंने क्या बताया कि पावर में अगर x की जगह कुछ और आ रहा है तो उसकी भी डिफरेंशिएशन कर दो। e की पावर -x और -x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी -1। अब इसको कितना भी सॉल्व कर लो, -e की पावर -x, चाहो तो -1/e⁻⁻x। सिंपल, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सेकंड पार्ट पे आ जाओ, साइन ऑफ लॉग एक्स, साइन ऑफ लॉग एक्स, एक्स पॉजिटिव है क्योंकि लॉग का डोमेन पॉजिटिव होता है, अभी बताया है मैंने। साइन ऑफ लॉग एक्स, जब डिफरेंशिएशन करोगे साइन एफ एक्स, 5.2 वीडियो जरूर देख लेना। साइन एफ एक्स का बन जाएगा कॉस एफ एक्स, यानी कि कॉस ऑफ लॉग एक्स, और इस लॉग एक्स को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x। इस x को पूरे फंक्शन के डिनोमिनेटर में आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, 2 पार्ट्स और हमारे रह जाते हैं। ये है कॉस इनवर्स ई पावर x, ठीक है भाई। कॉस इनवर्स ई पावर x, ये कुछ इस तरीके से है भाई, ठीक है। थर्ड पार्ट, तो y आ जाएगा कॉस इनवर्स ई पावर x। अब ध्यान दो, कॉस इनवर्स x की डिफरेंशिएशन याद है या भूल गए हो? कॉस इनवर्स x की होती है -1/1 x² अंडर रूट, तो इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी -1/1 e की पावर x² का अंडर रूट, और इस e⁻⁻x की फिर से डिफरेंशिएशन। चलूँ आगे, e पावर x की डिफरेंशिएशन करोगे तो e की पावर x आएगी, जिसको मैं यहाँ लिख दूंगी, तो -e पावर x, और ये हो जाएगा 1 माइनस पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी e की पावर 2x का अंडर रूट। आसान है भाई, -1/1 माइनस जो भी फंक्शन है उसका स्क्वायर और फंक्शन की फिर डिफरेंशिएशन, इसकी फिर डिफरेंशिएशन करोगे तो यही आ जाएगी e की पावर x। इसको मैंने यहाँ लिख दिया और ये नीचे आ गया, और ये लास्ट है, यहीं पर करा देती हूँ e की पावर cos x जल्दी से, ठीक है। देखो भाई, फोर्थ पार्ट, y = e की पावर cos x। कॉस है भाई, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो y डैश क्या हो जाएगा, e की पावर तो एज इट इज रहेगी, e की पावर में जो फंक्शन है वो तो एज इट इज रहेगा, तो e की पावर cos x ही रहेगा, लेकिन उस cos x को एक बार फिर डिफरेंशिएट कर देंगे, तो e की पावर cos x, और cos x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी -sin x। इसको आगे ले आओ ताकि आंसर क्लियर हो जाए एग्जामिनर को भी, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी बेटा 5.4 के सारे एग्जाम्पल्स और इंट्रो सब मैंने करा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज कवर करेंगे। लेक्चर थोड़ा भी बेनिफिशियल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से करते हैं। थैंक यू।